ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, द रिपब्लिक ऑफ बिहार। एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है अंग्रेजी में अलेक्जेंडर ड्यूमास का, द थ्री मस्केटियर्स। हिंदी में कहें तो तीन तिलंगे। और 6 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो पूरी राजनीति, वो राजनीतिक बिसात तीन तिलंगों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। उसमें सबसे पहला नंबर जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का आता है। 20 साल से मुख्यमंत्री, 9 बार शपथ ले चुके हैं। 10वीं बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या? यह अपने आप में अहम सवाल। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो बदलकर नीतीश जरूरी है या मजबूरी या गले की हड्डी बन गए हैं? यह सवाल भी खड़ा हो गया। अब तो कहा जा रहा है उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। दूसरे नंबर पर हैं तेजस्वी यादव, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। मुख्यमंत्री बनने का नंबर भी आएगा क्या? और बेरोजगारी के मुद्दे की बिना पर 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी। और तीसरे तिलंगे के रूप में अब अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुतों के रणनीतिकार रहे, बहुतों को सत्ता दिलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, तमाम लोग हैं। और नीतीश कुमार अब खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के नाम पर। और यहां पर होड़ हो रही है युवा, नौजवान को लुभाने की। पलायन का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, रोजगार की बात तेजस्वी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो वोटर किसकी ओर झुकता दिखाई देगा, यह अपने आप में अहम सवाल है। और चेहरा कौन होगा किस गठबंधन का, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो इसी पर आज करने वाले हैं हम चर्चा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की, उस बिहार की जहां पर 6 महीने के भीतर अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से मौसमी पारा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आज तो थोड़ी राहत मिली, चुनावी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है, ताल ठोकी जा रही है। और 2020 में जिस तरह से तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे को एक अहम मुद्दा बनाने में कामयाब हुए थे, केंद्र में ले आए थे बिहार की राजनीति के, और सबसे बड़ी पार्टी उभरकर भी सामने आने में कामयाब हो गए थे। बेरोजगारी के दम पर लगातार 10-12 महीने वो बेरोजगारी को लेकर ताल ठोकते रहे। इस बार भी क्या फिर युवा, पलायन और रोजगार बड़े मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज कांग्रेस की, और मैं कांग्रेस क्या कहूं, कन्हैया कुमार की, कांग्रेस के नेता हैं, युवा चेहरा हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का पहला चरण खत्म हुआ। बिहार की राजधानी पटना में 16 मार्च से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, पश्चिमी चंपारण से। और 7 अप्रैल को राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। आज कन्हैया कुमार के साथ सचिन पायलट थे, एक और युवा तो हैं लेकिन वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अब यात्रा का जो शीर्षक है वही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पलायन रोको। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है बिहार में। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस 2020 की स्टडी है, वो कहते हैं 50% बिहारी जो घर हैं, परिवार हैं, वो पलायन के शिकार हैं। हर 2 में से 1 घर बिहार में उसका कोई ना कोई सदस्य बिहार छोड़कर जा रहा है, क्योंकि नौकरी एक बड़ी समस्या हो गई है। बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है। और यह मेरा आंकड़ा नहीं, यह सरकार का आंकड़ा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, केंद्र सरकार का। अब आप आंकड़ों से पूरी तस्वीर समझ जाएंगे। अक्टूबर दिसंबर 2023, 3 महीने का जो ये जो तिमाही थी,
इसमें देश भर में 15 से 19 साल के जो युवा हैं उनमें बेरोजगारी की दर 16.5% थी देश भर में, और बिहार में थी 18.7%। तो ये तो कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ भाई, जैसा देश का हाल वैसा ही बिहार में भी। लेकिन अक्टूबर दिसंबर 2024, ठीक एक साल बाद आ जाइए आंकड़े पर, वही तिमाही एक साल बाद की, तो आंकड़ा हो जाता है 26.4 बिहार का, जबकि देश का वही 16 के करीब रहता है। यानी कि एक साल में बिहार में बेरोजगारी, और यह तो पहला पायदान है 15 से 19, 19 से 28 भी है, 28 से 35 भी है, वहां भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या मुंह बाएं खड़ी है बिहार में। पर यहां पर 10% का फर्क आ गया, राष्ट्रीय औसत और बेरोजगारी दर जो बिहार की है। ज्ञापन भी देने वाले थे मुख्यमंत्री को कन्हैया कुमार और सचिन पायलट, लेकिन वक्त नहीं मिला। फिर मुख्यमंत्री आवास, जो राजनीति में होता है, घेराव करेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा, सड़क पर हंगामा किया जाएगा, लोगों तक बात पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश करती दिखाई दी कांग्रेस पार्टी, और दावा किया गया युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, वो भी एक हकीकत तो है। छात्र बाहर निकलते हैं, लगातार पर्चे जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो डंडे मारे जाते हैं छात्रों को। वो पेपर लीक कैसे हुए, कहां हुए, बड़ी मछली पकड़ में नहीं आती है। ये एक बड़ी समस्या है बिहार की। वहीं दूसरी तरफ, ये तो बात हो गई कांग्रेस की, पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं बिहार की प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने बहुत शोहरत, बहुत नाम कमाया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ भी आए, दूसरे नंबर के पदाधिकारी हो गए थे वो एक समय में जेडीयू में। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी रहे, कॉफी पर चर्चा की, पंजाब में जितवाया, ममता बनर्जी का भी हाथ बटाया। अब खड़े हो गए हैं खुद बिहार में। 2 साल तक तो चक्कर लगाते रहे, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की, फिर पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी को अस्तित्व में लाए, और आज वो बिहार बदलाव रैली करते नजर आए। पटना के मशहूर गांधी मैदान में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल, और बोले कि नीतीश राज में अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। एनडीए आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाती है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं जंगल राज तो नीतीश कुमार के राज में आ गया है। मानवीय संवेदनाएं शून्य हो गई हैं नीतीश कुमार की, और नीतीश बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। नवंबर में बिहार को नया मुख्यमंत्री बनेगा। मैं बिहार की जनता को किंग बनाऊंगा, और 125 सीट मिली तो मैं बड़ी हार मानूंगा। तो वो कह रहे हैं मैं तो अपने दम पर सरकार बना रहा हूं। अब हर किसी को ताल ठोकने का तो मौका मिलता ही है, और कौन रोक सकता है। पता लग जाएगा साल के अंत तक। मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे प्रशांत किशोर के, या दावों में कुछ दम भी था। पर सवाल अब यहां पर आ जाता है, जनता के मन में क्या है। 20 साल से बिहार की जनता के मन में तो नीतीश कुमार हैं। 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पलटी भी मारी, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है। लेकिन अब दरअसल गले की हड्डी बन गए हैं एनडीए की, बीजेपी के लिए भी। कल अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बोले कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो एनडीए के संयोजक रह चुके हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अहम अनुभव भी है, और ऐसा हुआ तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हुए सुनाई दिए कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जनता नीतीश को बिहार में पसंद करती है। अभिषेक झा कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पर यह कहने के पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है?
राजनीति में कुछ यूं ही तो नहीं हो जाता है। अब नीतीश का गिरता श्वास जो है, वो अटकलों का बाजार जो लगातार गर्म रहता है, गाए बगाए कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है जिसमें सवाल उठने लगते हैं नीतीश कुमार के सेहत को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। वो गले की हड्डी तो नहीं बन गया है बीजेपी की, और बीजेपी चाह रही है कि एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट हो जाए कि भाई 6 महीने वो चला पाएंगे बिहार को, या और सवाल आने लगेंगे, कहीं हमारा पक्ष कमजोर ना होने लगे तो दिल्ली में वो प्रधानमंत्री बन जाएं, यहां पर हमारे हाथ में कमान आ जाए। पर सोचने और होने में बहुत फर्क होता है। और नीतीश कुमार ऐसी बात नहीं है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी भी हैं। अब सब कुछ उनके कब्जे में है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय कर ही देगा। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी और पीके, ये 3 अलग अलग, एनडीए, इंडिया और एक तीसरा मोर्चा सामने आ रहा है। यही चेहरे हैं क्या? क्योंकि सचिन पायलट ने कहा ये तो चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे जब बहुमत आएगा। अब ये फिर से संशय हो गया है इंडिया गठबंधन में। अब जेडीयू चुटकी ले रही है कि आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में भरोसा नहीं, तो बिहार की जनता क्या भरोसा करेगी इन पर। तो इन्हीं सवालों पर आज मैं करने वाला हूं चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल 3 तिरंगों से जुड़ा हुआ, नीतीश, तेजस्वी, पीके, बिहारी किसे कहेंगे ओके, और युवा पलायन रोजगार तय करेंगे नई सरकार। रिपीट ऑफ 2020 होने वाला है क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद हैं लोकसभा के पप्पू यादव, पवन वर्मा राष्ट्रीय महासचिव हैं, जन सुराज पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पहले जेडीयू में भी रह चुके हैं, बड़े राजनयिक रहे हैं अपने जमाने में। आनंद माधव राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नवल किशोर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन पप्पू यादव, चर्चा आपसे शुरू करता हूं। वो आपको कहते सुना गया कि अरे ये प्रशांत किशोर की रैली में ज्यादा लोग आए नहीं है, भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ा दी हैं प्रशांत किशोर ने। अननोन वेरिएबल है वो, उनका पता नहीं कितना मैदान मार लेंगे और नफा नुकसान किसका कर देंगे। सुधीर बाबू, पहले तो मैं जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुका हूं। हाँ, और मैं एसोसिएट मेंबर कांग्रेस का हूं। अब वो उसमें असमंजस बना हुआ है ना पप्पू भाई आज भी। सर सुनिए ना, वो जो आदमी कांग्रेस वर्किंग अधिवेशन में जाता हो, कोई असमंजस मत रखिए। ये डफली राग बजाने दीजिए। झारखंड का चुनाव भी आपने देखा, दिल्ली का चुनाव देखा, बंबई का चुनाव देखा, और सदन भी डेली देखते हैं। अब उस पे नहीं जाइए। देखिए, प्रशांत किशोर ये कॉरपोरेट नहीं है। बिहार की जनता के दिल पर वो राज करता है जो बिहार के हर घर से, बिहार के लोगों के संघर्ष से जो आइकॉन, जिसका अट्रैक्शन हो, जिसका इमोशंस हो, जो सामाजिक परिवेश परिस्थितियों को समझता हो, जो दर्द को समझता हो, जो पीड़ा को समझता हो, जो हर घटना में, हर परिस्थितियों में बिहार और बिहारी के साथ हो। चाहे गुजरात में मारे जाए तब पप्पू, मणिपुर में मारे जाए तब पप्पू, महाराष्ट्र में मारे जाए तब पप्पू, या नीतीश कुमार या लालू यादव, कोई देखिए ना आप नीतीश जी न तेजस्वी, ये खाली राजनीति मत कीजिए। बहुत मुख्यमंत्री के दौर आ गए हैं, पांडे, लांडे, क्या कहते हैं, वैभव, राजकुमार सिंह, सम्राट जी, गिरिराज, नित्यानंद राय, तेजस्वी, चिराग, लंबा फिहरिस्त है। जब आप देखिएगा तो गिनाने लगेंगे। गया के आपने मेरे सवाल का तो पर जवाब नहीं दिया, थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप तो कह रहे हैं कि भीड़ कम आई। भीड़ तो अच्छी खासी है, गांधी मैदान तो भरा पड़ा है ना। वो शून्य है, उसकी कोई
ना 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 ना, मेरी बात सुनिए ना, 2000 आदमी नहीं थे, ना 2000। ना ना, ये तो तस्वीरें पूरी कुछ और दुनिया ने बता रही दिखा हैं। दी है, पूरी दुनिया, सारे सर 2000, 5:30 बजे आदमी आए हैं, 2000। आप किसी से सोशल मीडिया की किसी सबसे उठा करके देख लीजिए हाँ। सर, 2000 चैलेंज है, 2000। अब मैं आपको आता हूं, 5.5 उसकी चर्चा ही मैं नहीं करूंगा। करोड़ों अरबों रुपया जो आया, वो कह रहा है 2000 रुपया और एक सोना की चेन कहा गया देंगे, और सब कुछ। देखिए मीडिया को कितना पैसा मीडिया लेती है, कितना पैसा बोलने के लिए लेती है, ये मैं नहीं जानता। सबकी फितरत कौन यही है, लेता है? कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए। कौन लेता है? अब ये जो मीडिया पर आ गए। आज आज थोड़े कंफ्यूजियाए हुए मीडिया, हैं आप पप्पू भाई। भैया भैया मीडिया 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 बिना पैसे के, बिना एडवर्टाइजमेंट के मीडिया चल सकती है क्या देश में? हाँ। क्या कोई अखबार वाले मीडिया एडवर्टाइजमेंट के चलेंगे क्या? क्या कॉर्पोरेट घराना बिना अच्छा, पैसे के चलेंगे एडवर्टाइजमेंट्स क्या? की बात कर रहे क्या हैं। नहीं, मुझे उनका ऐसा लगा कि पता नहीं किससे पैसे लेके नहीं, उसको दिखाने लग जाओ। नहीं नरेंद्र भैया, अभी तो उन्होंने क्या कहा, अभी खुद आके बोला कि भैया मेरे गाड़ी को रोक लिया गया, प्रशासन ने हमको धोखा दी, इसलिए हमारे लोग नहीं आ पाए। खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रशासन पर ने हमको धोखा बेरोजगारी क्या दे दिया। मुद्दा है? सारी गाड़ियों, बेरोजगारी मुद्दा है क्या सर पप्पू? आप, पप्पू सर यादव आप मुद्दे पर आप आते हैं ना। मुद्दा अब पीके, वो छोड़िए, अपनी आप भड़ास तो आप निकाल मुद्दा लिया आप आपने। तो क्यों ले आए? पीके के जैसे लोगों के नाम क्यों ले आए? अरविंद केजरीवाल भी आए थे, पीके टाइप के लोगों के भी ले आइए, लांडे भी महाराष्ट्र से, सबका प्रयोग वही करिएगा। वैभव भी करेंगे, खुद डीजी भी किया, सबका प्रयोग बिहारी करिएगा। सब लोग बिहारियों को सस्ता समझते हैं क्या? बेरोजगारी और नाम समस्या ले है आते क्या? हैं ऊपर से उठा करके गिनती। सर बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, बड़े मुद्दे हैं। सवाल बिहार के पलायन का है, बिहार की गरीबी का है, बिहार की इकोनॉमी का है, बिहार की बंद पड़ी फैक्ट्री का है, विशेष राज का है, विशेष पैकेज का है। ये दोनों आदमी 19 साल रहे हैं, 15 साल लालू जी, राबड़ी देवी जी, और 4 साल तो यही तेजस्वी जी मुद्दे को रखा गया। इंडिया गठबंधन भी उठा रहा है, 19 साल, पप्पू ये 20 यादव साल यही रहे। मुद्दे प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। तो किसका शोर ज्यादा है? फिर वही बात, लोग किस पर भरोसा करेंगे? हमको तो समझ में नहीं आता। 100 चूहा खा के बिल्ली चले हज करने। हाँ। प्रशांत का मुद्दा क्या है? प्रशांत तो कभी किसी को गाली देता है, कभी नीतीश कुमार का कपड़ा पहन के 1 साल कैबिनेट मिनिस्टर रह करके भाग गया रेड्डी के पास, यही मोदी से भाग गया, बोला सेकेंड मैन बनाओ, खाट रैली खटिया खड़ा कर दिया, गोवा में जाके 3% वोट नहीं लाया, अमरिंदर को सड़क पर ला दिया, ममता और अभिषेक का झगड़ा करा दिया, उद्धव के पास गए भाग के आ गया, अरविंद के पास गए भाग के आ गया। अरे यार किसके हो, कहां हो? मुद्दा है क्या इनके पास? तो मन में बहुत कटुता भरी हुई है आपकी पप्पू सर पैसा प्रशांत किशोर को लेकर। मतलब प्रशांत किशोर एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं क्या? ऐसी राजनीतिक कटुता तभी आती है कि भाई ये कहीं ताकत ना बन जाए। सर यही बात अरविंद के लिए कि आप लोग कहते थे, और ये बिहार की राजनीति में एक समझ लीजिए सुधीर बाबू, जो संदीप है मेरा नाम, सुधीर नहीं है। हाँ संदीप बाबू, समझ लीजिए ये जात पात से दुनिया नहीं चलती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो मीडिया वाले पांडे जी करके जो मन आता है सो बोलते हैं, एक बात ख्याल रखिएगा, बिहार में कोई एक बड़ा वर्ग समाज का, इसको समझ लीजिए, जब तक किसी नेता के साथ खड़ा नहीं होता तब तक वो देश में नेता, वो बिहार में नेता नहीं होते। इसको सादे कागज पर लिख लीजिए। तो चलिए, एक नया एंट्रेंट आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव। हमारे साथ पवन वर्मा भी हैं, और जन स्वराज पार्टी, जिसके बारे में काफी कटुता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है पवन वर्मा। मुस्कुरा रहे होंगे आप, ये आपकी ताकत का एहसास है या दरअसल जो कह रहे थे पप्पू यादव उन बातों में कुछ हकीकत भी है कि अभी तक तो रणनीतिकार बने घूम रहे थे प्रशांत किशोर, और सबको छोड़ा बारी बारी, अब है तैयारी सत्ता में स्थापित होने की। उसे इतनी आसानी से क्या कबूल लेगी बिहार की जनता? ये अग्नि परीक्षा है क्या आप लोगों के लिए? ये संदीप जी, जनता उनको कबूलेगी या जन स्वराज को कबूलेगी वो तो चुनाव बताएगा।
पर मुझे लगता है पप्पू यादव जी उनका नाम सुनते ही कुछ ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे और अनाप शनाप उन पर आरोप लगा रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, चुनाव आने वाले हैं और राजनीति में शब्दों का कोई परहेज नहीं होता है, पर सच्चाई तो ये है कि जनसुराज बिहार के राजनीति का एक बहुत मजबूत स्तंभ बन चुकी है। उसके कारण है उन्होंने कहा इससे भाग गए, उसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। वो शायद भूल रहे हैं कि वो उनका किरदार था जब वो राजनीतिक रणनीतिकार थे, और उस दौर में नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सबने ये माना कि जिसके साथ वो काम करते हैं उन्होंने ज्यादा पार्टियों को जिताया है। आज तक तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा रणनीतिकार है उस दौर में जिसने नीतीश को जिताया हो, लालू यादव को जिताया हो, अमरिंदर को जिताया हो, अरविंद केजरीवाल को जिताया हो, स्टालिन को जिताया हो और साथ साथ ममता बनर्जी को तीसरे टर्म में जिताया हो। तो बात क्या किससे कर रहे हैं उन्होंने? अब तो असली बारी है। देखिए, आप अच्छे कोच हो सकते हैं, उसका मतलब ये थोड़ा अच्छे खिलाड़ी भी होंगे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। सुनने का भी धैर्य होना चाहिए, चिल्लाने से सब कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं तो चिल्लाया तो हुई नहीं, इंटरवीन किया। 2.5 साल पहले उन्होंने ये संकल्प लिया कि उनकी कर्म भूमि बिहार है और कोई आसान रास्ता तो है नहीं राजनीति में जाने का कि किसी एक जगह पर अपना घेराव बना लिया और फिर किसी तरह से इनसे उनसे मिल करके गठबंधन बना के गठबंधन तोड़ के सरकार में आए। इसलिए उन्होंने ये संकल्प लिया और बिहार की जनता साक्षी है कि 2 साल से ऊपर उन्होंने जो पदयात्रा की चंपारण से शुरू होकर के 5,000 गांव और 4,000 किलोमीटर की यात्रा, और काफिला बढ़ता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। ये पैसा कहां से आया? लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं आज ये पवन बाबू, ये इतना पैसा कहां से आया? बीजेपी ही फंड कर रही है क्या? आप बीजेपी की बी टीम तो नहीं है? पप्पू जी आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, संदीप चौधरी सवाल पूछ रहे हैं, पप्पू नहीं पूछ रहे। पवन जी, सभ्य संवाद, सभ्य। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे, पप्पू यादव नहीं पूछ रहे। अच्छा संदीप जी, हाँ अच्छा, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। नहीं, आप पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उन्होंने कई बार जवाब उत्तर दिया। असल में मैं टीवी के सामने बैठा नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी कभी भूत देख नहीं पाता कि कौन पूछ रहा है। हाँ, तो उन्होंने इस बात का प्रश्न बार बार इसके उत्तर दिया है कि जिन पार्टियों को उन्होंने मदद की थी या समर्थन दिया था और वो विजयी हुई हैं, उनसे उनको कोई मदद आर्थिक रूप में मिलती है, बिहार के लोगों से भी मिलती है, और इसका ब्यौरा जब जरूरत हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो जवाब दे सकते हैं। हम तो नहीं पूछते और पार्टियों के पास कहां से पैसा आया। आप प्रशांत किशोर पर सिर्फ उंगली उठाते हैं क्योंकि उनकी अब लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। ये रैली में कितने लोग थे गिन रहे थे? नहीं, रैली की इसीलिए हमने तस्वीरें दिखा दी, भरा पड़ा है, लोग आए हुए ज्यादा नहीं, वो गांधी मैदान भरा पड़ा है। देखिए, हम तस्वीर जो सामने होता है, जो दिखेगा वो हम दिखाएंगे। पर यहाँ पर एक सवाल ये कह रहे थे पवन जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है जी। आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, नीतीश की मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं और नीतीश राज में अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश कुमार तो लालू के जंगल राज को याद दिलाते हैं, आप कह रहे हैं नीतीश राज में जंगल राज आ गया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके आप राज्यसभा सांसद भी रहे, और प्रशांत किशोर तो वर्चुअली नंबर 2 बन गए थे जेडीयू में, तब तो कसीदे पढ़ते थे, आज आपको जंगल राज याद आने लगा। देखिए सर, नहीं, इसलिए जंगल राज आया कि नीतीश कुमार इस कदर बदल गए हैं। मैंने भारतीय विदेश सेवा में, तब मैं एम्बेसडर था, त्याग पत्र दिया 2012 में और उनके साथ जुड़ा। आप इन लोग जो आपके पैनलिस्ट पूछ लीजिए नीतीश कुमार 2012 में क्या थे,
और उसके बाद कई साल तक वो जिस तरह से उनका नेतृत्व था और जिस तरह से उनकी पकड़ थी राजनीति पर और जिस तरह वो सिद्धांतों पर चलते थे, वो एक अलग दौर था। उस दौर में मैं उनके साथ था और मैंने खुद एक्सपेल हुआ मैं पार्टी से जब मैंने देखा कि अब उनकी राजनीति केवल कुर्सी की हो गई है और उसके बाद तो कहीं ज्यादा उनकी राजनीतिक वक्फ संशोधन जो कानून बना है उस पर बीजेपी के दबाव में आ गए, सत्ता के लालच में ही उसका समर्थन कर दिया नीतीश कुमार ने, अपनी विचारधारा त्याग दी है कि क्या आप ये कह रहे हैं पवन जी? नहीं, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आपने देखा कि एक रात में ही पलट के बीजेपी से जुड़ गए, फिर वो आरजेडी से जुड़ गए, फिर वो बीजेपी से जुड़ गए, फिर वो आरजेडी से जुड़ गए और आज वो इस स्थिति में है। मैं समझता हूँ इस पर बात ना भी करें तो अच्छा है, पर एक मानसिक आपका बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या आरजेडी? जेडीयू जिसको कहा जाता है, नहीं, हमारे तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं। हम तो एक नया संदेश बिहार के लेके आए हैं, बुनियादी परिवर्तन में बेरोजगारी और धर्म। ठीक है पवन जी। राजीव रंजन, क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा फिर से बनता दिखाई दे रहा है जैसा 2020 में तेजस्वी बनाने में कामयाब हुए थे? देखिए, अगर बेरोजगारी मुद्दा बनता है तो निस्संदेह इसका फायदा नीतीश कुमार जी को होगा, इसलिए कि आज़ादी के 77 वर्षों में शायद इतनी नौकरियां बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दी थी। इसलिए हमारी चुनौती है, रोजगार का एक मॉडल है नौकरी लो जमीन दो, और दूसरा मॉडल है नीतीश कुमार जी का कि एक दिन में गांधी मैदान में 51,000 से ज़्यादा टीआरई शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया और ये 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं और इस विधानसभा के कार्यकाल तक 12 लाख नौकरियां मिल चुकी होंगी, 38 लाख रोजगार। इसका मतलब क्या है, ये 50 लाख की संख्या है और इसके साथ ही 92 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जो जातीय सर्वे के जरिए कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, वो झूठ बोल रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े दे रहे हैं, वो सारे झूठे हैं क्या राजीव जी? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मेरी तो चुनौती है, बिहार के जो आंकड़े हैं ये पब्लिक डोमेन में है, ज़्यादातर नौकरियां सरकारी हैं, आप इनको खारिज कैसे करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, इसी को मैं खारिज करने, हम भी व्हाइट मैं आप ही की सरकार के आंकड़े पेश कर रहा हूं। एक सेकंड का एक छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा राजीव जी। बीपीआरडी के आंकड़े हैं 2023। मुझे 30 सेकंड दीजिए ना, मैं आप 1 मिनट लीजिए ना, मेरे फ्लो को तो रोक रहे हैं ना। अच्छा, बोलिए प्लीज। ऐसा नहीं होता है संदीप जी, बोलिए ना। देखिए, मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस को भी, आरोप लगाने के साथ ही अपना दामन दागदार है कि नहीं ये बता दीजिए ना कि आपकी सरकारें 3 राज्यों में, हिमाचल और कर्नाटक और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में आप केवल बता दीजिए कि नौकरियों और रोजगार के लिए आपने क्या किया। दूसरी तरफ इस देश की आज़ादी के बाद जो 6 दशक आपकी सरकारें रही हैं, रोजगार और नौकरियों के लिए आपने क्या किया? कांग्रेस को काफ़ी मजबूत थिंक टैंक है, रिसर्च टीम है, उन्हें एक पूरी तरह से कंप्रिहेंसिव उन्हें वाइट पेपर जारी करना चाहिए और तब सवाल दागिए। सवाल दागने के लिए लोकतंत्र में किसी को भी मनाही नहीं है, लेकिन बिहार का ये जमीनी सच है, लोगों को बदलाव नहीं दिखता है, लोगों को सड़कें नहीं दिखती हैं, लोगों को बिजली नहीं दिखती है, लोगों को हर घर पीने का पानी मिल रहा है ये नहीं दिखता है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ये तो जमीनी सच्चाई है। अगर रोजगार मिल रहा है तो ये सच है, निवेश आ रहा है तो ये सच्चाई है। जी बोलिए। अब मैं इंटरवीन करता हूं। बीपीआरडी तो सरकार का ही महकमा है, आंकड़े जारी करता है। 2023 के आंकड़े, बिहार में पुलिस कुल पद 1,44,350, मौजूदा स्थिति 1,02,664, खाली पद मतलब हो गए 41,686, 29% पद खाली पड़े हैं। बिहार में डॉक्टर कुल पद 1,046, सिर्फ 1,046 सरकारी डॉक्टर हैं बिहार में, उनमें से भी तैनात हैं 209, 837 यानी कि 80% खाली पड़े हैं पद सरकारी डॉक्टरों के।
बिहार में बेसिक स्वास्थ्य केंद्र कुल 4,505। मौजूदा स्थिति चल जो रहे हैं 2,945, 1,560, 35% तो चल ही नहीं रहे। और बिहार में देखिए आने वाली जो पौध है, मैंने बेरोजगारी के आंकड़े तो बता ही दिए, 26% है 15 से 19। पूरे देश भर में 16%, 10% ज्यादा बिहार में तीसरी से 5वीं में ड्रॉप आउट है 14%। 100 बच्चे जाते हैं 14 उसके बाद जाते ही नहीं स्कूल में, सबसे ऊपर भारत में। 6ठी से 8वीं 25% ड्रॉप आउट रेट है और 9वीं से 12वीं में 21%। ये तीनों आंकड़े देश में सबसे ज्यादा। आप कह रहे हैं सब कुछ, तस्वीर बहुत गुलाबी है। बिल्कुल, अब मेरा जवाब ले लीजिए जी। आपके आंकड़े 2023 के हैं और 2025 अप्रैल में हमारी आपके साथ बहस हो रही है। अद्यतन रिपोर्ट हासिल कर लीजिए। नौकरियां, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सकों की बहाली, अभी अखबारों में रिक्तियां, अभी 28,000 स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियां अभी गई हैं, अभी तुरंत गई हैं, जिसके लिए अभी जो वैकेंसीज हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और लगातार राज्य में हर विभाग से नियुक्तियां लगातार जारी है। इस राज्य को 2005 में नीतीश कुमार जी के तौर पर एक मुख्यमंत्री मिला, एक विजनरी लीडर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र में यूपीए की सरकार 2014 तक थी। राज्य को कभी भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। लेकिन मैं पिछले 2 बजट का हवाला आपको दे रहा हूं। इन दोनों ही बजटों को बिहार का बजट कहा गया। ये है केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकारों का होना। इस बात तो का चुनावी सबूत मजबूरी है है, कि चुनावी मजबूरी राजनीतिक क्यों ना तौर माना पर जो जाए। दूसरे विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? आप इसे देखिए, इसे आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, हमारा उद्देश्य था कि बिहार के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार से सहायता ला सके और हमें कामयाबी मिली है। इन दोनों ही बजटों को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, जरा उनको भी आपकी आर्काइव में कामयाबी दिखा का दीजिए। आलम यह भी है जरा राजीव देख जी, लीजिएगा कि उस समय बिहार के में केंद्र- कुल उद्योगों जी। की संख्या, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं 3,429 हैं कुल, पूरे भारत का 1.39%। और बिहार में विदेशी निवेश पिछले 5 सालों में, आपने अभी कहा 2 साल पुराना आंकड़ा दिया, मैं 2019 से 2024 का अब आंकड़ा आपको दे देता हूं। विदेशी निवेश पता है कितनी भारी भरकम राशि आई है बिहार में? 1,648 करोड़ 5 साल में। अब सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि आंकड़ों को अद्यतन करिएगा तो अभी केवल 2024 और 25 में 2 इन्वेस्टर समिट से आ हुए, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के जो प्रपोजल्स हैं वो वहां से मिले, जिस पर हम लोगों की सहमति बनी। ये भी आपने कवर किया है और आपको निसंदेह ऐसी जानकारियां होंगी कि बिहार नहीं, में जानकारी उद्योगों है। को और लेकर इसीलिए के राजीव जी, जो वातावरण मैं बना है, इसीलिए आज सवाल सड़कें पूछ रहा हूं। हैं, बिजली है। 2020 जी। का चुनाव आपको याद होगा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनाया था तेजस्वी ने, और 18 से 29 साल का जो वोटर था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और उसमें थर्ड टाइम वोटर भी आ जाता है उसमें, और ये मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, आप ये भी मानेंगे, उसमें आरजेडी या मैं कहूं विपक्षी महागठबंधन मात देता दिखाई दिया था एनडीए गठबंधन को, आपके गठबंधन को। युवा ने ज्यादा वोट दिया तेजस्वी को बजाय कि नीतीश को, और इस बार वो 29 साल वाला 34 साल हो गया होगा। उसकी वजह तो यहां एक परेशानी तो नहीं? उसकी वजह तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता नहीं थी। उसकी वजह थी हमारा जो परंपरागत आधार था, उसके अंदर जो विभाजन हुआ उस समय की परिस्थितियों की वजह से। एनडीए में आपस के समन्वय को लेकर के एक दल ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए, अब मैं उस पर गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। अब हम लोग सब मिलकर लड़ रहे उसकी हैं। बात हो चुकी है, चिराग और वो पासवान की बात कर रहे हैं। आज हमारे पक्ष में वो जाएंगी। परिस्थितियां नहीं है तो अश्विनी तो चौबे ये क्यों कह रहे हैं कि इसीलिए नीतीश मैंने को कहा कि मुख्यमंत्री आज बनाया चिराग पासवान हमारे प्रधानमंत्री साथ है। बनाया जाना चाहिए? देखिए, आप तो एक सवाल का जवाब पहले ले लीजिए, तो अगले सवाल अगले डिबेट में भी ले लीजिएगा। हमारा जवाब यह है कि 40 सीटों से ज्यादा आरजेडी को नहीं मिलती अगर हमारा वोट शेयर आपस में नहीं बढ़ जाता। तो आज के हालात क्या हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल को खुली चुनौती देते हैं। देखिए, जनता जनार्दन है।
आपके तमाम आंकड़े बेमानी हो जाएंगे। जनता ने लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट से विजय दिलाई है। हाँ। और उसके तुरंत बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी नीतीश कुमार ये जी बात के आप चेहरे पहले भी पर कह ही चुके हैं, लोगों तो ने अपना आप मुहर लगाया आपने है। 225 और का ये तो आंकड़ा सच भी है दिया, ना। 225 सीटें जीतेंगे 243 में से। प्रोफेसर नवल, यहां पर तो जन स्वराज पार्टी कह रही है हम 125 सीट जीते तो हम इसे हार मानेंगे, मतलब बहुमत भी मिल गया तो भी हार मानेंगे। वो भी कह रहे हैं 200 पार, और 225 कह रहे हैं राजीव रंजन। तो आपका तो मतलब खटिया खड़ी हो जाएगी, सीट ही नहीं मिलने वाली। और आप कह रहे हैं कि नहीं, युवा हमारे साथ है। जी, हमने तो जो लोग खटिया पे बैठने नहीं देते थे उनको भी समझाया और दिखाया कि खटिया पर बैठना ही नहीं, सत्ता में ही बैठना जानते हैं। जहां तक राजीव रंजन जी अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये बताना भूल गए कि 2020 में यही नीतीश कुमार जी थे जो जो मंच से नौकरी खो देते थे। क्या क्या बोलते थे आप भी जानते हैं। ये जो परिस्थिति है बेहद हास्यास्पद है। झूठ का पुलिंदा, आप ये सही बोल रहे थे कि रोकिएगा तो झूठ का लय जो है टूट जाएगा। झूठ ये है कि पिछले 15 साल 17 साल में आपने 10 लाख रिक्तियों के आधार पर नौकरी को रोक कर रखा। उस समय पवन जी भी साथ में थे, प्रशांत किशोर जी भी उनके साथ गए, लेकिन उन नौकरियों को या रिक्तियों को चिन्हित करके नौकरी नहीं दे पाए। ये नौकरी मिली कब? हम किसी नहीं करना चाहते, हम अपना लकीर दिखाना चाहते हैं कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने 2020 में जो बातें कही थी कि कमाई और पढ़ाई सबसे आगे रहेगा, उन्होंने शिक्षा में और नौकरी तो दिया। नियुक्ति पत्र पूरे देश में गांधी मैदान में बंटने का क्रम जो शुरू हुआ उसका अनुकरण पर यहाँ पर राजीव रंजन ये कह रहे हैं ना नवल कि पिछले 2 सालों में हमने ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया है। जो बजट भी आ रहे हैं, केंद्रीय बजट भी जो आया है, उसमें बिहार की गूंज साफ दिखाई दे रही है। डबल इंजन का फायदा बिहार के वासी समझ रहे हैं। वो देखिए, वो तो दिख रहा है कि एक इंजन खटारा है और दूसरा दंगाराज है। आप ये बात कह रहे हैं, मंच पे दिख रहा है कि कभी किसी का पैर पकड़ रहे हैं। नौकरी पर कब उन्होंने बात की है और कब उनको बात करने दिया है लोगों ने? आप जिनके साथ रहते हैं वो तो ये हालत कर दिया है कि पहले सत्ता में टर्नकोट थे, अब तो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे के भी टर्नकोट बन गए हैं। ये देश का ऐसा नेता जो कि पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर के नेता थे, दल के हिसाब से भी ये अलग बात है कि परिस्थितियों ने उनको मुख्यमंत्री बनने दिया, लेकिन पूरा देश जानता है कि एकलौता टर्नकोट जो लीडर है वो नीतीश कुमार जी हैं। अब तो ये हालत, तो जनता को, मतलब आप कह रहे हैं अब जनता का भरोसा टूट गया है नीतीश कुमार में। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन में आपसी भरोसे की बात करें, सचिन, एक मिनट सुनिए ना नवल, सचिन पायलट थे आज कन्हैया की पदयात्रा में, और वहां पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का फैसला बहुमत मिलने के बाद होगा, नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री फेस घोषित किया जाएगा। तेजस्वी तो 2 दिन पहले वो मूसाहार सम्मेलन में गए थे कि मैं हूं चेहरा। कांग्रेस आपको चेहरा मानने को तैयार नहीं। आपसी भरोसा तो है ही नहीं आप में। संदीप जी जब बिहार के युवा, बिहार के वोटर ने उनको नेता मान लिया है, उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है। ये तो समय बताएगा कि नेता कौन होगा। फिलहाल तो हम ये बताने में सफल हैं और सक्षम हैं कि बिहार को तेजस्वी यादव जी की जरूरत है, क्योंकि नौकरी वही दे सकते हैं। नहीं, सवाल मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, पलायन वही बना सकते हैं। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार कर रहे हैं। राहुल गांधी 7 अप्रैल को आते हैं, इस यात्रा में शरीक होते हैं। भाई ये कॉमन एजेंडा होगा ना। आप तो इंडिया गठबंधन के हैं, तो तेजस्वी भी साथ हो लेते, साथ मिलकर नौकरी दिलाओ। कांग्रेस अलग नौकरी दिला रही है, आप अलग नौकरी दिला रहे हैं। आप बताइए, हर एक पार्टी जो अपना अभियान करेगी, आप चाहते हैं कि अभियान भी एक ही साथ मिलकर करें? तो होता ही है। अगर साथ चल रहे हैं तो कदम ताल करनी होगी ना। वो हर एक पार्टी अपने कार्यकर्ता को अपने बिल्कुल कदम ताल है। पलायन वो बोल रहे हैं, नौकरी बोल रहे हैं, तो अलग कहाँ बोल रहे हैं? अब ये देश में कोई ऐसा राज्य है जहां पर कि हर पार्टी 5 साल एक साथ मिलकर काम करेगी? अपने अपने दल के, अपने अपने कार्यकर्ताओं में
ऊर्जा भरने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक कार्यक्रम किए जाते तो हैं। आपस और में उससे भी प्रतिस्पर्धा हो रही है क्या? एक सेकंड, आनंद माधव देखिए ना, हो साथ साथ और कदम ताल की जगह कबड्डी भी करते दिखाई दे रहे हो, थोड़ा समझाइए ना इस बात को। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में 1 और 1 11 भी होता है और 2 और 2 22 भी होता है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम सब लोग जो ये कुशासन है इसका सच को उजागर कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है हम साथ लोगों करते का? तो ज्यादा अच्छा नहीं इससे होता जनता क्या? को मुक्ति दिलाना, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कोई एक बात, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर जी। अगर हमारी पार्टी मजबूत होती है तो गठबंधन मजबूत होगा। और देखिए, बिहार एक बड़ा राज्य है, यहाँ 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यहाँ 40 पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अलग अलग लोग घूम घूम के अपना अपना काम करें तो निश्चित रूप से लोगों के पास ये बातें जाएगी और जड़ तक जाएगी। सच्चाई ये है कि बट महागठबंधन में जितने भी दल हैं सबको अपने आप को मजबूत करना चाहिए और मजबूत करके ही लड़ाई लड़नी चाहिए। आप थोड़ा बिहार के विकास के बारे में हमारे बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे राजीव रंजन जी कह रहे थे, मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। पहला ये, ना लेबोरेटरी और ना टीचर, और वहाँ का लड़का जो है वो टॉप करता है साइंस में स्कूल में। जो स्थिति हो गई है वहाँ पे स्कूल में, यहाँ पे क्लोजर और मर्जर के नाम पे जो क्लोजर स्कूलों का हो रहा है, स्कूल है भागलपुर शहर में या पटना शहर में, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, पूरे स्कूल को हटा के कर दिया गया 12 किलोमीटर दूर। ये लगातार चल रही है। यहाँ का सबसे बढ़िया एक स्कूल था राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, उसमें नाम एडमिशन के लिए लोग मारामारी करते थे। अभी कुल 30 छात्राएं वहाँ पर हैं। जिस स्कूल में राजेंद्र बाबू यहाँ पढ़े थे उसकी स्थिति ये हो गई है कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था बिहार की चरमरा गई है। चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, इसको हम नहीं, भारत सरकार भी कई बार कह चुकी है, चाहे वो शिक्षा की बात करें, वो निचले पायदान पर है। तो निश्चित रूप से इससे मुक्ति चाहिए। और दूसरी बात है क्राइम की बात अगर आप कर रहे साथ हैं, क्यों नहीं आते? तो इस सचिन क्राइम पायलट कह में रहे भी हैं अगर आप भाई देखेंगे तो बहुमत आएगी जब नतीजे आ जाएंगे, कौन उसके कह रहा है बाद कि साथ नहीं है? मुख्यमंत्री कौन चेहरा कह तय रहा है कि करेंगे। साथ नहीं है? तेजस्वी तो 2 दिन पहले कह रहे थे मैं चाह रहा आया हूं। था कि नहीं ये बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। कौन? नहीं, सुनिए एक बात आप सबको समझना है, चुनता कौन है मुख्यमंत्री? जो विधायक चुन के आता है वो चुनता है मुख्यमंत्री। ये सच है कि नहीं है ये बताइए। तो मुख्यमंत्री जब चुन के विधायक लोग चुनते हैं। और दूसरी बात, बिहार का सबसे बड़ा दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है, आज भी है। तो भाई मुख्यमंत्री जब अगर महागठबंधन जीतती है तो कौन बनेगा? जो स्पष्ट चीज जो है बिल्कुल खुली हुई, बिल्कुल स्पष्ट किताब है, उसी प्रश्न को आप लोग बार बार दोहराएंगे तो नहीं क्या नहीं, करेगा? थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है? ये बात समझने भाई की चीज मन है। साझा मैं करते बात हुए कर रहा था दिखाई ये क्राइम की दीजिए। बात। साथ एक साथ एक अगर सेकंड, मैं 7 बात कर रहा अप्रैल हूं। को राहुल गांधी मैं कन्हैया के साथ क्राइम की चल बात रहे थे करता तो था। तेजस्वी भी होते तो बेहतर फोटो ऑप नहीं होता क्या? ईमानदारी से बताइए आनंद बाबू। अभी तो राहुल जी जब आए थे पिछली बार यात्रा में, आपको याद होगा कि तेजस्वी ने गाड़ी चलाई थी उनकी। याद होगा आपको, आपने भी दिखाया था अपने चैनल पे लगातार। तो ये ऐसा नहीं है कि हर बार जब हो तो वो हो। अब दूसरी बात, हम क्राइम की बात कर रहे थे, ये भी अब स्टेट क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। आप देख लीजिए, जो राष्ट्रीय औसत है उससे कहीं अधिक यहाँ पे किडनैपिंग का औसत है, चोरी चकारी में भी है। पर कैपिटा इनकम में आपने ही दिखाया, अभी मैं भी लिख के रखा था, वो सबसे नीचे है भागलपुर। अब मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी बात जो करते हैं, 70% लोग यहाँ पर डिपेंडेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी आपने की कि क्या स्थिति यहाँ पर है। मास प्रशांत किशोर माइग्रेशन किसका बिहार खेल में बिगाड़ेंगे है, आनंद? इसको हम और सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक कि मनरेगा जो है, प्रशांत किशोर सवाल ही नहीं है। आप एक बात समझिए, प्रशांत किशोर है कौन? प्रशांत किशोर जी ने खुद ही एक बार कहा था कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, जो मुझे पैसे देता है मैं काम करता हूँ। वो तो उस टाइम इस बार रणनीतिकार पैसा थे, कौन तो दिया है, पैसे ये लेंगे खुद ना ही किसी के लिए पत्रकारिता में आप रणनीति लोग पता बनाएंगे तो। कीजिए। नहीं तो अभी भी पैसा कौन? उन्होंने खुद कहा था मैं बिना पैसे का काम नहीं करता हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे ऑन चलिए, रिकॉर्ड है। मतलब मैं पैसे लेता हूँ वो काम उनकी करता हूँ। इस बार एंट्री पैसा से किसके तो लिए वो है? जो कटुता ये तो आती है, तो मतलब एंट्री ऐसे ही नहीं, बहुत ज्यादा लोग ही नहीं है, कुछ तो असर डाल रहे हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, मैं फिर से अब अलेक्जेंडर ड्यूमास के उपन्यास का जिक्र करूंगा, द 3 मस्केटियर्स, 3 तिलंगे जो हैं, नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर। अभी कहां मजबूती दिखाई दे रही है? किसके मुद्दों में ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिहार में
नौजवानों के सपने तो आकार नहीं ले पा रहे हैं। कालखंड जिनका भी रहा हो, सत्ता जिनके पास भी रही। ठीक है, घेरने के लिए हर पार्टियां स्वतंत्र है कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, लेकिन जो एक सच है उस सच को स्वीकार करना होगा। और एक बड़ी आबादी, जो देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की बिहार में रहती है, उनके भी सपने हैं, उनके भी आकांक्षा है। रह गई बात शिक्षा को लेकर के, तो शिक्षा को लेकर के तो सवाल है ही ना। जो नहीं, ये 2020 में बेरोजगारी के मुद्दे की जो गूंज थी प्रोफेसर साहब, वैसी ही गूंज क्या फिर से स्थापित होती दिखाई दे रही है? उसकी वानगी बनती दिख रही है क्या? यही सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है क्या? ये बनेगा, चूंकि 2020 में ये चीजें कनेक्ट की थी। और तब तो जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो एनडीए ने कहा कि ठीक है, सरकारी नौकरी और रोजगार 20 लाख हम देंगे। इस बार तो बजटीय प्रोविजन में इन्होंने 37 लाख की बात की है। लेकिन जो सच्चाई है, अभी भी 5 लाख पद रिक्त हैं सरकारी विभागों में। 2 लाख से अधिक पद तो रिक्त हैं केवल शिक्षा विभाग में। 65,000 से अधिक पद रिक्त हैं स्वास्थ्य विभाग में। 40,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं गृह विभाग में। राजस्व और जल संसाधन विभाग में इनके पास 28,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। ये रिक्तियां कब भरी जाएगी, यही तो यहाँ का नौजवान पूछता है। और जहां तक स्वरोजगार की बात है, जो एक सच्चाई है, जिस आंकड़े से आपने रूबरू कराया कि भाई 1.39% जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपकी भागीदारी है, 0.8% आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, सेकेंडरी सेक्टर तो बिल्कुल आपका, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक पैर पर भी नहीं खड़ा है। उस स्थिति में स्वरोजगार की बात आप कर रहे हैं, उसके आधार क्या? जो प्राइमरी सेक्टर है, जहां 55% जिस बिहार की जमीन आज भी असिंचित है, जिसके किसानों के खेत में पानी नहीं है, प्रति व्यक्ति आय अभी 34%, ये तो सरकार का सर्वे है ना, कि 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं बिहार में। अब ये 34% जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी मासिक आमदनी कितना है? 6,000 रुपया से भी कम। तो एक सवाल तो जाकर के रुक ही जा रहा है ना कि भाई, आप अगर नौजवानों को रोजगार नहीं देते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, उनको चिकित्सा नहीं देते हैं, उनको लगता नहीं है कि एक हम डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकते हैं, तो ये मुद्दा भी 2025 में कनेक्ट करेगा। अब ये मुद्दे को आप अपनी बात जारी रखिए। एक सवाल यहाँ पर हमारे दर्शक का बड़ा मौजूद था, वो आ रहा है अभी स्क्रीन पर, आप अपनी बात जारी रखिए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई, जो बिहार जातीय जकड़न में कहीं न कहीं से फंसा हुआ था, धार्मिक ध्रुवीकरण को ये लोग बनाते थे आधार, और सोशल इंजीनियरिंग ही चुनाव जीतने का एक बड़ा आधार बनता था। उस जगह पर अगर मुद्दों पर बात होगी, और वो मुद्दे ऐसा नहीं है कि जो नहीं, अब यही तो मुद्दों के ही पेज पर आ रहा हूं मैं। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, शंकर गिरी हैं, हमारे दर्शक हैं, रावत सर, राजस्थान के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर और ओवैसी तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी हैं। अब ये 2 भागों का सवाल है। पहला भाग मैं आपसे पहले पूछता हूं, प्रशांत किशोर भी बेरोजगारी की मार का जिक्र कर रहे हैं। ये मुद्दा तेजस्वी ने उठाया था 2020 में, अभी भी उनके साथ चस्पा है। तो प्रशांत किशोर ये मुद्दा उठाकर तेजस्वी का नुकसान करेंगे, या नुकसान दरअसल एनडीए गठबंधन का होगा? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर मुद्दे तो उठा रहे हैं गांव में घूम घूम करके। और तेजस्वी यादव से जब आज कांग्रेस को लेकर के ही सवाल पूछा गया कि भाई, ये कन्हैया तो आप ही के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस चीज की शुरुआत तो हमने की थी। और कांग्रेस भी उसी मुद्दे पर फोकस किया, क्योंकि लगा कि ये मुद्दे कनेक्ट करते हैं लोगों को। तो प्रशांत किशोर जी भी अगर शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के अगर मुद्दे उठा रहे हैं, और वो लगेगा कि हाँ, ये चीजें ये इंप्लीमेंट करके और एग्जीक्यूट करके हमें देंगे, तो प्रशांत जी के भी मुद्दे कनेक्ट करेंगे लोगों को। इस सच्चाई से युवाओं में किसकी गूंज ज्यादा है? अब सवाल युवा का आ जाता है, नौजवान का। युवा फैक्टर किसकी ओर झुकाव दिखाई दे रहा है? देखिए, हर पार्टी ने युवाओं पर ही दांव लगाया है। कन्हैया पर दांव लगाया ना कांग्रेस, ना कन्हैया को भेजा ना कि भाई जाइए, युवा बन करके। जेडीयू का कौन है युवा चेहरा? जेडीयू में तो नीतीश कुमार ही चेहरा है, वो युवा तो है नहीं।
नहीं तो नीतीश कुमार अगर युवा चेहरा नहीं है तो इसके तो परिणाम आएंगे ही नहीं। ये तो दावे कर ही रहे कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी दिए, हमने युवाओं को एक मौका दिया खास करके रोजगार के लिए। तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोग तो दावे कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई युवा चेहरा ही युवा की बात करे। कोई दूसरे जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं वो तो ज्यादा अकाउंटेबल है, लेकिन जब परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, युवाओं के सपने अधूरे रह जाते हैं, नौकरियां बेच दी जाती है और नौजवान चौराहे पर खड़ा होकर के अपनी पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप की दवाई का जब उसका जो सपना जब टूटता है तो फिर उसके मन में तो एक आक्रोश पनप ही जाता है। तो अब उसकी आक्रोश फसल जो भी कर है, रहे, वो भरोसे तेजस्वी का यादव सवाल करते भी हैं, है, उसकी- और युवा फैक्टर, ये फैक्टर कितना अहम होने वाला है। क्या इसके इर्द गिर्द घूमेगी बिहार की राजनीति आने वाले महीनों में? 3 तेलंगाओं का तो मैंने जिक्र कर दिया, ये तीनों अहम किरदार रहेंगे और इनमें किसकी भूमिका मजबूत होती है, कमजोर होती है, उसी का दारोमदार होगा, उसी पर निर्भर करेगा सत्ता किसकी बनती है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।